गोरी घमंडी जेठानी। सुमित्रा देवी अपने दोनों बेटों कार्तिक और सुनील की शादी गरीब घर की दिव्या और काजल से करके उन्हें बहू बनाकर ले आती है। जानवी बहू, ये लो आरती की थाली, आगे आओ और अपनी दोनों देवरानियों का स्वागत करो। मम्मी जी, आपने सोचा भी कैसे कि मैं इन जैसी काली कलूटी देवरानियों का स्वागत करूंगी? और मैंने कितनी बार कहा है ना कि मुझे बहू मत कहा कीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भूल गई है तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैं बस कुछ महीने इस घर में और हूँ, फिर ना तो मैं आपकी बहू रहूंगी, ना किसी की बीवी, और ना ही इन जैसी काली कलूटी देवरानियों की जेठानी। इतना कहकर जानवी अपने कमरे में चली जाती है और सुमित्रा आंसू पोंछकर दिव्या और काजल का गृह प्रवेश कराती है। काजल बहू, दिव्या बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। वो सब तो ठीक है माँ जी, मगर जेठानी जी किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही थी? माफ कीजिएगा माँ जी, हमारा आपको ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। अरे नहीं नहीं बहुओं, अब तुम दोनों इस घर का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें इस घर परिवार के बारे में जानने का पूरा हक है। इसके बाद सुमित्रा काजल और दिव्या को अपनी अमीर घमंडी बहू के बारे में बताती है। जानवी और उसके अमीर पिता रणजीत रॉय के बीच बहस चल रही थी। जानवी, तुम्हारे जिद की वजह से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाला हूँ। तुम्हें तब तक मेरे बैंक अकाउंट से 1 रुपए भी नहीं मिलने वाले हैं जब तक कि तुम शादी के लिए हाँ नहीं कह देती। Why don't understand that? मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लूं जिसे मैं जानती नहीं? मगर तुम अपने पिता को तो जानती हो ना? हाँ, यश बहुत इज्जतदार और शरीफ लड़का है। अब तक तुमने बहुत से रिश्ते रिजेक्ट किए हैं। अगर तुमने इस बार शादी के लिए मना किया तो मैं सारी जायदाद गरीबों में दान कर दूंगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। ये सुनकर जानवी शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद यश से उसकी शादी हो जाती है। आओ जानवी बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। मम्मी जी, मैं इस झोपड़पट्टी जैसे घर में ये घिसे पिटे रस्म निभाने नहीं आई। बस 1 साल की बात है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, डैडी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और फिर तुम गरीबों से मेरा पीछा छूटेगा। यश बेटा, ये बहू क्या कह रही है? माँ, जानवी ठीक कह रही है। उसने फेरे होने से पहले मुझसे पेपर पर साइन कराया था। हम बस 1 साल के लिए पति पत्नी हैं। 6 महीने हो गए हैं जानवी को इस घर की बहू बनकर आए, मगर इस घर को और मेरे यश को उसने अपना समझा ही नहीं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम आ गई है ना। हम दोनों आपसे वादा करती हैं, हम यश भैया के रिश्ते को टूटने नहीं देंगे और ना इस घर को बिखरने देंगे। क्या काजल और दिव्या अपनी सास को दिया हुआ वादा पूरा कर पाएंगी? क्या वो अपनी गोरी घमंडी जेठानी को बदल पाएंगी? ससुराल के पहले दिन से ही काजल और दिव्या सारा काम कर सभी के लिए पहली रसोई में अच्छा खाना बनाती है। तभी जानवी खाने के मेज पर आकर बैठ जाती है। जेठानी जी, आ गई आप? मैं बस आपको ही बुलाने जा रही थी। मैं खाना परोसती हूँ। जैसे ही काजल अपनी जेठानी को खाना परोसती है, जानवी गुस्से में खाने से भरी प्लेट जमीन पर फेंक देती है। जेठानी जी, इस तरह से अन्न का अनादर करना ठीक नहीं। आखिर आप इतनी घमंडी क्यों हैं? ये सुनकर जानवी गुस्से में काजल को खींचकर चांटा मार देती है। 2 कौड़ी की काली कलूटी मुझसे जुबान लड़ाती है। मैंने तुझसे खाना मांगा था क्या? फिर किससे पूछकर तूने मेरी प्लेट में अपने गंदे काले हाथों से खाना परोसा? बस बहुत हो गया जानवी भाभी। खबरदार जो मेरी काजल से इस तरह से बात की तो। आखिर आप खुद को समझती क्या हो? हाँ, और एक बात, मेरी काजल जैसी भी है आपसे लाख गुना अच्छी है। अपनी काली देवरानी की तारीफ सुनकर जानवी चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से वक्त बीतता है। फिर एक दिन जानवी कहती है, काजल, अरे ओ काजल, दिव्या, दिव्या, अरे ओ मेरी काली कलूटी देवरानियों। जेठानी जी, काजल नहा रही हैं। कोई काम है तो आप मुझे बता दीजिए। ये लो, जल्दी से मेरी ये ड्रेस प्रेस कर दो, मुझे एक पार्टी में जाना है। तब तक मैं शावर लेकर आती हूँ। जी ठीक है जेठानी जी। दिव्या अपनी जेठानी के कपड़े प्रेस कर देती है। तभी सुमित्रा उसे आवाज लगाती है, छोटी बहू कहाँ है तू? जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। आई माँ जी, जेठानी जी के कपड़े तो प्रेस हो गए, माँ जी के लिए चाय बना देती हूँ। दिव्या जल्दी से प्रेस का बटन बंद करके किचन में आकर चाय बनाने लग। तभी जानवी बाथरूम से आ जाती है। ये ब्लैक टी कहाँ चली गई? कमरे में तो है ही नहीं। इसी के साथ जानवी के दिमाग में अपनी काली देवरानी को सताने का खुराफात ख्याल आ जाता है और फिर वो जानबूझकर प्रेस से अपनी ड्रेस जला लेती है। अब आएगा मजा। मेरी ये दोनों काली कलोटी देवरानी बहुत लेक्चर झाड़ती है ना। आज उस दिन की बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है।
जानवी जली हुई ड्रेस लेकर किचन में आ जाती है और दिव्या को उसके काले रंग के लिए कोसने के साथ उसे भला बुरा कहने लगती है। जाहिल गवार कही कि तू काली कलूटी किसी काम की नहीं है। एक कपड़ा भी तुझसे ठीक से प्रेस नहीं हुआ। मेरी इतनी महंगी ड्रेस जला दी। जेठानी जी, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये ड्रेस अच्छे से प्रेस की थी। ये जली कैसे मुझे नहीं पता। इतने में जानवी बेचारी दिव्या के बाल खींचने लगती है। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ तुम दोनों काली कलूटी देवरानी मेरे गोरे रंग से जलती हो, इसलिए तूने ये किया। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। ये कहकर जानवी उबलते हुए चाय में बेचारी देवरानी का हाथ डाल देती है, जिससे दिव्या के हाथों में छाले पड़ जाते हैं और वो दर्द से रोने लगती है। आह! माँ, मेरा हाथ! माँ जी, काजल बचाओ मुझे। हे भगवान जेठानी जी, आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। मैं कहती हूँ छोड़िए दिव्या को। आज तो सिर्फ हाथ जलाया है, आइंदा अगर मेरा जरा सा भी नुकसान किया तो तुझे जिंदा मार दूंगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजरने के बाद अब काजल और दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे घर में सभी बहुत खुश होते हैं। जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहू, आज तुम दोनों ने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी। मुबारक हो छोटे, तुम दोनों पापा बनने वाले हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भैया, आप भी तो ताऊजी बनने जा रहे हैं। दिव्या और काजल के गर्भवती होने के बाद सुमित्रा उनका बहुत ख्याल रखती है। वहीं उनके पति भी आने वाले बच्चे के लिए खिलौने और झूला खरीद कर ले आते हैं। इस तरह से अब गुजरते महीनों के साथ दोनों देवरानियां 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वहीं जानवी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं। एक दिन जब दिव्या और काजल हॉल में बैठी होती हैं, तभी दिव्या कहती है, आउच! दिव्या बहू, तो ठीक तो है? हाँ माँ जी, मेरे होने वाले बच्चे ने लात मारी। क्या सचमुच? मुझे भी देखने दे। सभी को अपनी देवरानी के आने वाले बच्चे से इस कदर प्यार करता देखकर जानवी खुद को रोक नहीं पाती और कहती है, देवरानी जी, क्या मैं भी तुम्हारे बेबी बम को छू सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू। भूल गई तू? एक दिन तूने अपनी इन दोनों देवरानियों को काला होने के लिए क्या क्या नहीं कहा, कि तुझे इनके काले रंग से घिन आती है। फिर आज इनके होने वाले बच्चे से इतना लगाव किस लिए? वैसे भी अब बस कुछ दिन रह गए हैं इस घर में तेरे। ऐसा मत कहिए माँ जी, अपनों से दूर जाकर आज तक कोई खुश रहा है क्या? दिव्या ठीक कह रही है माँ जी, और जब छोटे से गलती हो जाए तो ये बड़ों का फर्ज है कि वो उन्हें माफ कर दे। एक औरत होने के नाते इसे माफ कर भी दूं, मगर एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे के उन आंसुओं को कैसे भूल जाऊं? काजल बहू, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये गोरी घमंडी जेठानी है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं माँ जी, मगर यश भैया जेठानी जी से बहुत प्यार करते हैं। हमने उनकी आंखों में वो प्यार देखा है। जेठानी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। माँ बनने का एहसास बहुत ही खुशियों भरा होता है, और एक बच्चा ही एक ऐसी कड़ी है जो एक पति और पत्नी के रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। आप एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कीजिए। हम जानते हैं आप इतनी भी बुरी नहीं। अपनी देवरानी की बात सुनकर जानवी अपने किए पर पछताते हुए हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए उनसे माफी मांगती है। काजल, दिव्या, हो सके तो अपनी इस घमंडी जेठानी को माफ कर देना। मैंने तुम पर कितने अत्याचार किए, तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम दोनों मेरा रिश्ता टूटने से बचा रही हो, वरना अपने घमंड के कारण मैं तो अपना घर तोड़ने जा रही थी। अपनी गोरी घमंडी जेठानी को अपने प्यार भरे स्वभाव से बदलकर अपनी सास को किया हुआ वादा पूरा करती है। वहीं जानवी यश की पत्नी बनकर अपने शादीशुदा रिश्ते की शुरुआत करती है। सुनिए जी, सारी तैयारी हो गई, कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ शोभा, सारी तैयारियां हो गई है। अब तो बस बहू के शुभ कदम इस घर में पड़ने का इंतजार है। अरे देखो, रमन बहू को लेकर आ गया। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। बहू, अपने सुंदर और गोरे पैरों से इस कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। शोभा के कहने पर शोभा की बहू अनिका घर के अंदर प्रवेश करती है। अनिका के घर के अंदर प्रवेश करते ही वहां शालू आ जाती है, जिसे देखकर अनिका डर जाती है। मम्मी, चुड़ैल, बचाओ कोई। भाभी, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि आपकी नंद हूँ। बहू डर मत, ये कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इसके इस काले रंग की वजह से हर कोई इसे देखकर डर जाता है। तुझे कहा था ना कि अपने कमरे से बाहर मत निकलियो। तेरी वजह से मेरी नई नवेली बहू डर गई। माँ, मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो मैं कैसे ना आती? आप लोगों ने मुझे शादी में भी नहीं बुलाया।
कम से कम मैं भाभी का गृह प्रवेश तो देख सकती हूँ ना। किसकी बहन? तू मेरी बहन नहीं है, समझी? तुझ जैसी काली लड़की मेरी कभी बहन नहीं हो सकती है। याद रख, तू सौतेली है और सौतेली ही रहेगी। आइंदा मुझे अपना भाई कहने की कोशिश भी मत करना। रमन की बात सुनकर शालू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शालू रजत की पहली पत्नी अंबिका की बेटी होती है। जन्म देने के कुछ ही समय बाद अंबिका की मौत हो जाती है, जिस वजह से रजत शालू को अपनी पत्नी का कातिल समझता है और उसे मनहूस समझने लग जाता है। शालू के काले रंग से शालू से सभी नफरत करते हैं। शालू की सौतेली माँ और सौतेले भाई शालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। शालू को नापसंद करने की वजह से सब उसके साथ नौकरों जैसे व्यवहार करते हैं। रमन, बहू को उसके कमरे में ले जा। थोड़ी देर में मुंह दिखाई के रस्म है, जब तक वो आराम कर लेगी। शोभा के कहते ही रमन अनिका को कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर में अनिका अच्छे से तैयार होकर अपनी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाती है। शोभा और रजत अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम करते हैं, जिसे देखकर सारे पड़ोस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अनिका के आते ही बारी बारी सभी लोग मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। मुंह दिखाई की रस्म में अनिका के गोरे रंग की वजह से सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और बहुत सारे तोहफे भी देते हैं। दूर खड़ी शालू ये सब देख रही होती है। शालू अपने भाई की शादी के लिए खुश तो होती है, लेकिन अपने साथ हो रहे बर्ताव से उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। ओ मेरी काली सौतेली ननद, ये तेरे हाथों में इतना सुंदर सूट क्या कर रहा है? इधर तो ला। इतना कहकर अनिका शालू के हाथों से वो सूट छीन लेती है। भाभी, ये सूट मेरा नहीं, मेरी माँ का है। उनकी ये आखिरी निशानी है मेरे पास। आप प्लीज इसे मुझे वापस कर दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन तू इतने सुंदर सूट का क्या करेगी? इसका रंग तो देख कितना प्यारा है। अगर ये सूट तू पहनेगी तो इसकी तो सारी की सारी रौनक ही चली जाएगी। ये सूट तो मुझ जैसे सुंदर लोगों के लिए बना है, ना कि तुझ जैसी काली के लिए। अरे कभी अपनी शक्ल तूने आईने में देखी है? एक कौवा भी तुझसे कम ही काला होगा। मैं जानती हूँ कि मैं काली हूँ, लेकिन प्लीज ये सूट आप मुझे वापस कर दीजिए। इसे लेकर आपको क्या मिलेगा? मेरे पास मेरी माँ की इस आखिरी निशानी के अलावा और कुछ नहीं है। प्लीज भाभी। शालू रोते हुए हाथ जोड़कर अनिका से अपनी माँ का सूट मांगती है, लेकिन अनिका उसे सूट वापस नहीं करती है और उस सूट को ले जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। इतना सब कुछ शालू के सहने के बाद भी सारा परिवार शालू से परेशान रहता है, इसलिए अब सभी लोग उसकी शादी करने का सोचते हैं। पंडित जी, इस काली और मनहूस लड़की को हम अब और नहीं झेल सकते। आप जल्दी ही इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ कर ला दीजिए। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप कुछ भी कीजिए और इस मुसीबत को इस घर से हमेशा के लिए दफा कर दीजिए। अब मैं इसकी शक्ल और नहीं देख सकता हूँ। मेरी नजर में एक रिश्ता है, लेकिन उस आदमी की उम्र कम से कम 45 से 50 साल है, लेकिन वो एक जवान लड़की से शादी करना चाहता है। इसके लिए वो आपको अच्छी खासी रकम भी देगा। अगर ये बात है तो पंडित जी आप ये रिश्ता पक्का ही समझिए, है ना? अब बस एक जल्दी से जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाइए। शालू के घर वाले उसका रिश्ता एक 50 साल के बूढ़े आदमी से तय कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे कि शालू की जिंदगी इस शादी के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, लेकिन किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूर खड़ी शालू ये सब देख रही होती है। शालू समझ जाती है कि उसके परिवार वाले सौतेले ही रहेंगे, वो उसके कभी भी अपने नहीं हो सकते। कुछ ही दिनों में घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। रजत और शोभा इस शादी में काफी कंजूसी करते हैं। वो कोई भी शादी से पहले की रस्म नहीं करते हैं और शादी के जोड़े की बजाय शालू को एक सस्ती सी साड़ी दे देते हैं। शोभा और रजत अपने घर के बाहर एक छोटा सा मंडप डालकर शादी का टेंट लगा देते हैं। थोड़ी देर में बारात आ जाती है, जिसे अपने कमरे में खड़े होकर शालू देख रही होती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने रो रो कर कहती है, देख रही हूँ माँ, आपके जाने के बाद मेरे ऊपर क्या क्या सितम हो रहे हैं। अरे ये सब लोग तो मेरे सौतेले हैं, लेकिन पिताजी वो तो मेरे सगे हैं ना। कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? शालू रो रही होती है कि तभी अनिका आ जाती है। ओ मेरी काली ननद, अब ये रोना धोना बंद करो। नीचे तुम्हारा दूल्हा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो वरना मुहूर्त का समय निकल जाएगा। अनिका शालू को नीचे ले आती है। शालू के नीचे जाते ही शादी की रस्म शुरू हो जाती है और देखते ही देखते शालू की शादी उस बूढ़े आदमी से हो जाती है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तो शालू नम भरी आंखों से अपने पिता की तरफ देख रही होती है कि तभी, अब देख क्या रही है, जा, अब तो तेरी शादी हो गई है। अब क्या यहीं खड़ी रहेगी? और ये ले, मैं तेरे लिए ये साड़ी लेकर आई थी। इस साड़ी को हम सबका शगुन समझ कर ले जा। इतना कहकर सारा परिवार अंदर चला जाता है और बेचारी शालू ये सब देखती रह जाती है।
शोभा और रजत शालू की विदाई पर एक पैसे का भी खर्च नहीं करते हैं। ऐसी विदाई देखकर शालू बस रो रही होती है। शादी के बाद शालू की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं होती। शालू का 50 साल का बूढ़ा पति शराब पीकर रोज शालू को मारा करता था। शालू अब इन जुल्मों को सहकर थक चुकी थी, इसलिए अब वो कहती है, बहुत हो गया। मैं जितना जुल्म सहूंगी ये लोग मुझ पर और जुल्म करेंगे। अब मुझे ही मेरे हक के लिए लड़ना होगा। इतना कहकर शालू सब कुछ छोड़कर पुलिस स्टेशन चली जाती है, जहां वो अपने ऊपर बीती सारी बातें पुलिस को बताती है। जिसके बाद पुलिस वाले सबसे पहले शालू के घर वालों को अरेस्ट करते हैं और उसके बाद उसके 50 साल के बूढ़े पति को। शालू बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ। तू अपनी माँ को ऐसे जेल में कैसे बंद करवा सकती है? अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो तू हमें बता देती। हमने कौन सा तेरे साथ जबरदस्ती की? कौन बेटी अपने सगे बाप को जेल करवाती है? तो आप लोगों को याद आ गया कि मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता है। ये रिश्ता तब याद नहीं आया जब आप लोग मुझ पर दिन रात सितम करते थे, मुझे मारा करते थे, मुझसे दिन रात काम करवाया करते थे। मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा दी। उस समय आप लोगों ने नहीं सोचा कि शादी के बाद मेरा क्या होगा। आप लोगों ने पैसों के लालच में आकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये झूठा रोना धोना आप लोग बंद करिए। अब मैं आप लोगों पर जरा भी रहम नहीं करूंगी। आप लोग प्लीज इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इतना कहकर शालू वहां से चली जाती है, जिसके बाद सभी लोगों को अपने किए की सजा मिलती है। जिसके बाद अब शालू एक आजादी की और अपनी मर्जी की जिंदगी जीती है, जिसमें वो बहुत खुश होती है।